In this questions, they are asking to calculate mean flow rate. ये ग्रुप डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, और ग्रुप डेटा का मीन वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे? लेट से सर यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर f दिया हुआ है, कुछ रेंज दिए हुए रहते थे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते थे कि एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करो इन दोनों का बीच में। तो सर 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, ऐसे कॉलम बनाते थे। यहाँ पर समथिंग कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती थी। तो मीन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ करते थे। इन दोनों को मल्टीपल किया, इन दोनों को मल्टीपल किया, ऐसे जितने भी मल्टीप्लीकेशन आएंगे उन सबको ऐड करेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, दोनों का रेशियो हमें एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू दे देगा। सो क्वेश्चंस आपके पास है, कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, आसान है। सर इन दोनों की इन दोनों की एवरेज वैल्यू 7.6, सिमिलरली 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 एंड 8.6। मल्टीपल कीजिए और ऐड करते जाइए। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर का यूज कीजिए और फाइनल आंसर बताइए कि क्या आ रहा है आपका। देखो भाई, मल्टीपल करो। या 7.6 टाइम्स 1 प्लस 7.8 टाइम 5 प्लस 8 टाइम्स 35 प्लस 8.2 टाइम्स 17। ओके, 8.16 आ रहा है। ठीक है, चलो रुमना ने आंसर लेकर आए हैं 8.16। सबका सेम आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। 8.4 टाइम्स 12 प्लस 8.6 टाइम्स 10, 652.8। सिग्मा एक्स एफ की जो वैल्यू आ गई है वो 652.8 आ रहा है। एंड सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? That is 1 + 5 + 35 + 17 + 12 + 10, 80। इसकी वैल्यू 80 है। सो 652.8 divided by 80, 8.16। yes, 8.16 is the correct answer। ना, ये क्वेश्चन तो हमने कल ही किया था क्लास में, है ना? ये क्वेश्चन तो कल ही किया था ना क्लास में, तो इसको दोबारा करने की कोई सेंस नहीं बन रहा है। इस क्वेश्चन पे आओ। टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा दिए हुए हैं। हमसे पूछा गया है वेरिएंस ऑफ दिस सैंपल राउंडेड अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस इज। मुझे वेरिएंस निकालने के लिए बोला गया है। मुझे कौन सा वेरिएंस निकालना है? पॉपुलेशन वेरिएंस या फिर सैंपल सैंपल वेरिएंस? कौन सा निकालना होगा यहाँ पे? पॉपुलेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे या सैंपल वाला फार्मूला यूज करेंगे? क्यों सैंपल यूज करेंगे भाई? कहीं पे सैंपल बोला है क्या? यस, देखो क्या बोला है, सैंपल, है ना? वेरिएंस ऑफ दिस सैंपल, वेरिएंस ऑफ दिस सैंपल। जब सैंपल बोल रखा है उसने तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा? सैंपल यूज करना पड़ेगा। तो सैंपल वाला यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है सर? एक कॉलम बना लेनी है, उस कॉलम में इन सारे डेटा को लिख लेनी है। तो कॉलम में मैं सारे डेटा को लिख लेता हूँ। 21, 21.6, 19.9, 19.6 एंड 15.6। इन सब की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। मीन वैल्यू कितनी है इसकी? सबको ऐड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। 21 + 21.6, 19.9, 19.54। ओके,
So average value is 19.54. Now let's find dx. dx फाइंड आउट करो. dx क्या होता है? x माइनस x बार. सो 21 माइनस 19.54 कीजिए. कैलकुलेशन करते जाइए, बताते जाइए कितना आ रहा है. 1.46, 21.6, 2.06, 19.9, 0.36, 19.6, 0.06, 15.6 एंड 19.54. सब्ट्रैक्ट कर लो. ओके, आपका आंसर भी आ गया. मनोज का आंसर आ रहा है 5.509. ठीक है, लास्ट वाला क्वांटिटी बताओ मनोज, कितना हो रहा है ये? 19.54 माइनस 15.60, 3.94 होगा ना? 3.94 होगा ना लास्ट? 3.9. या अब dx आ चुका है. dx स्क्वायर करेंगे. dx स्क्वायर करेंगे, ये नेगेटिव क्वांटिटी है. ओके, dx स्क्वायर कीजिए, इन सबका स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और उसको डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए. सो सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस 1. सो 1 2 3 4 5, 5 सैंपल ही है, तो जो भी सिग्मा dx स्क्वायर आएगा हम उसको 5 माइनस 1 डेट इज 4 से डिवाइड करेंगे. चेक कर लो क्या आंसर मैच हो रहा है सबका. 22.03. डिफरेंस कैसे आ रहा है ये? 22.03. ओके, 22.03 is the summation. I think 22.03 is the summation value. Rumna? Yes, 22.03 is the summation value divided by 4. So इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5.509 अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ आ जाएगा. नाउ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. हमने दो टाइप के मेजरमेंट की बात की थी, है ना? मेजर ऑफ सेंट्रल और एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन, है ना? तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये क्या है? सेंट्रल डेविएशन. ये क्या है? सेंट्रल डेविएशन. मीन मीडियन मोड क्या होते हैं? सेंट्रल डेविएशन. और ये क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन. देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क में. हमने जो पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल डेविएशन. ये अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है. मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा? आपको पता है ये क्वांटिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस एन क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर सर नहीं भी याद रहे ना फार्मूला अगर एग्जाम में, तब पर भी मैं कोई गलती नहीं करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में. हमने बोला कि क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना ही नहीं है सर. एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है. अगर फार्मूला याद नहीं रहा ना तब पर भी करने हैं. वैसे इसका जो फार्मूला होता है वो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर होता है. हमसे पूछा गया कि उन n नेचुरल नंबर के क्यूब का मीन फाइंड आउट करनी है. मतलब मुझे इन समेशन को n से डिवाइड करनी है. तो x बार जो हो जाएगा, मुझे इस नंबर को n से डिवाइड करनी है. इट मींस n टाइम्स n प्लस 1 होल स्क्वायर. यहाँ से एक n कैंसिल आउट हो गया एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा. सो n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर सपोज मुझे सर ये फार्मूला एग्जाम में याद नहीं था, मैंने बोला n की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एक ही टर्म ले रहे हैं हम लोग, सर 1 आना चाहिए. n की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 किस में आ रहा है चेक करो पहले. सर 1 पुट किया 1 आ रहा है. 1 पुट किया सर 1 नहीं आ रहा है. 1 पुट किया 1 नहीं आ रहा है. 1 पुट किया 1 2 3. ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. सर ये भी नहीं हुआ. सिर्फ n इज इक्वल टू 1 लेने से ही ऑप्शन चले गए. तो अपने को मेहनत कहाँ करनी पड़ी. यही होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कि ऑप्शन दिए हुए रहते हैं,
एन स्क्वायर होगा ना। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हो ना एन स्क्वायर होगा, यहाँ पे बोल रहे हो ना एन स्क्वायर होगा, तो हम लोग मीन वैल्यूज क्या निकालेंगे, मीन वैल्यूज लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस एन क्यूब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उससे डिवाइड करेंगे ना। तो जब यहाँ पे स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाई एन करोगे तो एक एन कैंसिल आउट होगा ना यहाँ पे। यहाँ से ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है। जब एवरेज लेंगे तो एन से डिवाइड करेंगे ना, एन से डिवाइड करोगे तो एक एन कैंसिल आउट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी 2010। ऐसे क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड में भी दिख सकते हैं। ड्यूरिंग बायो कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू साइट्रिक एसिड बाई, कुछ भी लिखा हो समझ लेना, फाइनल सैंपल ऑफ 6 बैचेज, अगेन जैसे ही सैंपल बोला मैं उसको हाईलाइट कर लिया। 6 batches of fermentation broth were analyzed for citric acid content. Result is like this. ये रिजल्ट दिया हुआ है। The mean value of acid concentration will be, भैया मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 1 mark, 2 mark, टोटल 3 mark। 3 mark के लिए इतना मेहनत तो करना चाहिए अपने। सो सारे डेटा को पहले कॉलम में लिख लो, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। 47.3, 52.2, 49.2, 52.4, 49.1 एंड 46.3। ठीक है, सो मीन वैल्यू बताओ इसका कितना आ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। सबको ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, 49.416। सो 49.416 इट मीन्स ये वाली वैल्यूज आ गई 49.4। ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि इसी को यूज कर लेते हैं। dx फाइंड आउट कर लो, 47.3 माइनस 49.4, सारे dx फाइंड आउट करो, स्क्वायर करो। स्टैंडर्ड डिवीजन कौन सा, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, सो ये आ जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन 5। फाइंड आउट करो और देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका। न्यू गेट में टोटल मैथ में 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और उन 8 या 10 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से कब पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अपने को हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करके रख लेनी है ताकि एग्जाम्स में कुछ ऐसा ना हो कि मैं जिस टॉपिक को पढ़ के गया वो ना आए। सभी टॉपिक को अपने को कवर करना है, इसलिए मैं सभी पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फाइनल आंसर बोल दो भाई। स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द एबव रिजल्ट इज, क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन। किनका आंसर आ गया। 2.489 रिकेश, 2.489 बोल रहे हैं आप। So that is approximately 2.49. So correct answer is 2.49, option A. Now ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मीडियन पूछा है, ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डेटा को हम सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। पहले दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो,
अरेंज करने के बाद जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो मीडियन देगी। अगर मिडिल में दो वैल्यू आते हैं तो उन दोनों का एवरेज मीडियन होगा, अगर मिडिल में एक ही वैल्यू आता है तो वो सिंगल वैल्यू ही मीडियन कहलाएगा। 27.9, 34.7, 64.4, 18.92, that is the smallest value। उसके बाद 27.90, उसके बाद 34.70, फिर आए हैं 39.68, 47.60 एंड 64.4। अरेंज हो चुका है ये। तो सर दो डेटा इधर से, दो डेटा इधर से, बीच में बच गए अब दो डेटा। अब इन दोनों ही डेटा का मुझे सर एवरेज लेना पड़ेगा। सो 34.7 प्लस 39.68 डिवाइडेड बाई 2, ऐड करके बताओ कितने आ रहे हैं। 37.19 रिकेश एंड अरुणा। आगे आंसर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो किया है हमने, क्लास में ही किया है। वहां पे हमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, और यहाँ पे सर डायरेक्टली पूछ लिया है कि वो क्या है। वेरिएबिलिटी हम किससे मेजर करते हैं? देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर होता है, और इससे हम मेजर करते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेटा आर लिनियरली एसोसिएटेड, है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड एरर, एरर की बात करेंगे हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी अराउंड इट्स मीन वैल्यू। नाउ दिस क्वेश्चन, abdomen length was measured in 15 male fruit flies and the following data were obtained। ये data obtain हुआ है। variance vx for this देखो this population है ना, population। तो हम population वाला यूज करेंगे भाई, है ना, population वाला यूज करेंगे। मुझसे पूछा है वेरिएंस बता दो, मुझसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा और वेरिएंस कितना होगा। चलो मेहनत करने से पहले मैं कुछ ऐसा करता हूँ, 0.85 का स्क्वायर रूट बताओ कितना आ रहा है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.85? निकालो स्क्वायर रूट निकालो, 0.85 का कितना आ रहा है? 0.92। सर कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है मुझे। 0.25 का स्क्वायर रूट निकालो, 0.25 का स्क्वायर रूट निकालो। 0.5, सर वो भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 0.061 का स्क्वायर रूट निकालो, 0.061 का स्क्वायर रूट निकालो। 0.2469, सर इसका स्क्वायर रूट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ये इससे रिलेटेड है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 0.08 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 0.08 का स्क्वायर रूट निकाल लो। सर 0.2828 वैसा भी कुछ नहीं, 2828 भी ऐसा भी कुछ नहीं है, एक ही तो मैच कर रहा है। हमने बहुत सारे मेहनत से बच गए क्योंकि हमने थोड़ा सा अपना माइंड यूज किया कि यहाँ पे पूछा है वेरिएंस और यहाँ पे पूछा है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है? सर स्टैंडर्ड डिवीजन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज किया कि अगर इनमें से कोई वेरिएंस है तो इनका स्क्वायर रूट इसके स्टैंडर्ड डिवीजन वाले ऑप्शन में होने चाहिए थे। मेथड से तो सॉल्व कर लोगे वो मुझे पता है, मेथड से तो सॉल्व कर लोगे वो मुझे पता है, आप कर लोगे मेथड से सॉल्व, लेकिन जस्ट मैंने अपना ऑब्जर्वेशन दिखाया और उससे आंसर लेकर आ गया। समझ में आया मैंने क्या किया है यहाँ पे? मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़ा मेरे भाई, डाटा क्या दिया हुआ है क्या, मतलब क्वेश्चन वाले को तरीके से मतलब घर पे सॉल्व कर लेना, आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना, डेटा आपके पास से मैच कर लेना क्या है। जस्ट मैंने जो पढ़ाया उसका यूज किया कॉन्सेप्ट का और उसके थ्रू ही मैंने सॉल्व करके रख दिया।
ना। चलो, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कल पढ़ाया था कोरिलेशन में। कोरिलेशन में मैंने आपको स्कैटर प्लॉट बताया था। इस स्कैटर प्लॉट को देख लीजिए। एग्जाम में कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में भी कर सकते हो, क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें। अगर मान लो कि हमारे पास दो ऑप्शन मैच करते हैं, दो ऑप्शन मैच करते तो मैं सर इतने लंबे कैलकुलेशन के लिए टाइम कंज्यूम करके मैं सॉल्व कर लेता। लेकिन सर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। होगा तो वही ना। अगर मुझे कंफर्म यही है कि ये दो डेटा ही मैच कर रहा है तो मैं इन्हीं को करूँ ना। और कोई मैच ही नहीं कर रहा है तो हो ही नहीं सकता ना फिर ऐसा पेयर। पेयर हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए इन जनरल क्या पूछता है, मीन पूछता है और स्टैंडर्ड डिवीजन पूछता है, या फिर मीन पूछता है, वेरिएंस पूछता है। वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पूछते हैं। ये बेवकूफ ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं जिनको क्या बोलना आप। चलिए, इसके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू बताइए। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। वाई इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सर वाई भी इंक्रीज कर रहा है। अगर वाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर आर जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो क्या ये सारे डेटा एक ही लाइन पे है, क्या सारे डेटा एक ही लाइन पे है। यस सर, एक लाइन पे सारा डेटा आ रहा है। अगर एक ही लाइन पे सारा डेटा आ रहा है और एक्स इंक्रीज करने पे वाई इंक्रीज कर रहा है तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, +1। आर की वैल्यू क्या लेंगे, +1। फिनिश। चलो, पढ़ो क्वेश्चन। 2012 का क्वेश्चन से बायोटेक्नोलॉजी का पूछा हुआ। कंसीडर द डेटा सेट। कुछ डेटा सेट दिए हुए हैं। बोला गया कि 20 ऐड करना है उन सारे डेटा सेट में। तो आप बताइए कि इनमें से कौन से आंसर सही है, ऑप्शन सही है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं ये सब। ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाया था ऐसा, कि मीन में अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर लेता हूँ, वेरिएबल में अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर लेता हूँ तो सर उसके मीन में भी सेम कांस्टेंट नंबर ऐड हो जाता है ना। तो किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करने पे उसके मीन में तो चेंजिंग आएगी। सर मीन में तो चेंजिंग आएगी, बोथ मीन। वेरिएंस में कोई चेंजिंग आती है क्या, ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या हमने। वेरिएंस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सर ये तो ऐसा ही होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, कांस्टेंट का वेरिएंस तो जीरो हो जाता है। तो मीन तो चेंज करेगा लेकिन वेरिएंस क्या होगा, अनचेंज होगा, है ना। वेरिएंस अनचेंज होगा, वेरिएंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलो, बीटी 2012 का एक और क्वेश्चन, मतलब सेम टॉपिक से सेम कॉन्सेप्ट से दो दो क्वेश्चन एक ही साल में। क्या मजाक बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग assertions आर करेक्ट। एडिंग 7 to each entry in a list, add 7 to its mean of the list, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं सारे एंट्री में 7 ऐड करूं तो उसके मीन में भी 7 ऐड हो जाएगा। यस सर, इट इज ट्रू। Adding 7 to each entry in list, add 7 to a standard deviation in the list. Sir, a standard deviation is positive square root of variance. 7 ऐड करने पे variance में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सर, it is false statement. Next one. Doubling each entry in list, double the mean of the list. हमने ये पढ़ा था, mean value that is expectation of ax is equal to a times expectation of x. सर अगर वेरिएबल में मैं a से मल्टीपल करता हूं तो उसके मीन वैल्यू में भी a से मल्टीपल होता है। इट मीन्स डबलिंग द ईच एंट्री इन अ लिस्ट डबल द मीन वैल्यू ऑफ द लिस्ट। यस, इट इज ट्रू, it is true. Next one, doubling each entry in list leaves the standard deviation of the list unchanged. हमने वेरिएंस के बारे में पढ़ा था कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। सो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स की मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा मॉड ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आया क्या, आ गया ना सर, मॉड ए से मल्टीपल हो गया ना वो तो। अनचेंज्ड बोल रहे हैं आप तो सर ये फॉल्स हो गया।
फॉल्स हो गया। कौन कौन से ट्रू है सर? पी एंड आर ट्रू, ऑप्शन सी ट्रू पूछा था, करेक्ट है ना, करेक्ट पूछा था। हाँ, देखो फिर से आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कितनी बार पूछेगा मेरे भाई, कितनी बार पूछेगा? कौन सा आंसर है? मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन अपॉन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, वेरिएंस अपॉन मीन, कौन सा आंसर है? पलट के देखो कॉन्सेप्ट क्या करवाए हमें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं याद है? नहीं करवाया मैंने ये। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, एक क्वेश्चन भी करवाया था इसके ऊपर, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था 8.8, मीन दिया हुआ था 33। क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ो। आसान सा क्वेश्चन है, केमिकल इंजीनियरिंग 2013 का। The number of emails received on 6 consecutive days is 11, 9, 18, 18, 4, and 15 respectively. The median and mode of this data. सबसे पहले मीडियन बता दो कि मीडियन क्या है। मीडियन के लिए मुझे अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कीजिए डेटा को और मीडियन बताइए क्या आ रहा है। खुद से सॉल्व करो, मैं कितना लिखूं इसमें, खुद से सॉल्व करो। देखो प्रैक्टिस कर लो अभी, बाद में पलट के देखने की जरूरत नहीं है। जितनी हो रही प्रैक्टिस अभी हो जा रही है अपने को। फिर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएगा, टेस्ट सीरीज में देखते रहेंगे अपन। बी आंसर आ गया, 13 एंड 18। रोमना इज सेइंग सर मीडियन वैल्यू इज 13 एंड मोड वैल्यू इज 18, लेट्स चेक। सर मोड तो 18 ही होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि यही एक वैल्यू है जो रिपीट कर रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू तो रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि उसमें मॉड लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लास्ट में मॉड होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन में से कुछ। अब इसकी मीडियन, तो सर डेटा को अरेंज कर लेते हैं। 4, 9, 11, 15, 18, 13 भी है क्या? नहीं, 18 एंड 18। सर दो डेटा इधर से ले लो, दो डेटा इधर से ले लो, बीच में बच गए दो डेटा, इन दोनों का एवरेज ले लो। 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 30। आगे आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल द फोर ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। ऑल द फोर ऑप्शंस आर रॉन्ग, सो हम इसके ऊपर आंसर मैच नहीं करेंगे। हम सिर्फ मैच करेंगे मीन वैल्यू के लिए। क्वेश्चंस को रीड कीजिए। बोला गया है देयर आर सिलिकॉन लेमिनेशन, और उस सिलिकॉन लेमिनेशन के लिए जो मीन वैल्यू है, that mean value is 0.2 mm, and their variance, standard deviation नहीं, variance, जो उसका सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, उस सिलिकॉन लेमिनेशन का जो वेरिएंस दिया हुआ है that is 0.02। फिर आगे पढ़ते हैं, मीन थिकनेस ऑफ वन साइड इंसुलेशन एंड इट्स वेरिएंस। वार्निश इंसुलेशन इज अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेमिनेशन। एक सीट है और इस सीट के दो साइड्स होंगे, एक फ्रंट और एक बैक, दोनों ही साइड में इंसुलेशन लगाया जा रहा है। और वो जो इंसुलेशन लगाए जा रहे हैं, उस इंसुलेशन की जो थिकनेस है, उसकी जो मीन वैल्यू है, उसकी मीन वैल्यू 0.1 mm है, एंड उसका जो वेरिएंस है वो 0.01 है। इंसुलेशन का वेरिएंस 0.01 है। If the transformer core is made using 100 such varnish coated lamination, ऐसे ऐसे कितने लग रहे हैं सर? 100 लग रहे हैं अपने को पूरे ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए।
तो सबसे पहले जो सिलिकॉन वाला लगा है मुझे, उसमें 100 लगेंगे, क्योंकि सर सिलिकॉन से ही तो बनाया जा रहा है। उसके ऊपर सर एक साइड में मैंने वार्निश चढ़ाया, दूसरी साइड में भी वार्निश लगाया मैंने, दोनों साइड में। मतलब एक सिलिकॉन सेल पे कितने वार्निश हो? सर एक सिलिकॉन सेल पे 2 वार्निश हो रहे हैं। तो टोटल कितने इंसुलेशन हुए हैं? टोटल कितने इंसुलेशन हुए हैं? क्या मैं बोल दूं कि 200 इंसुलेशन हुआ है? अगर 100 सिलिकॉन है, लेमिनेशन है, तो 200 इंसुलेशन हुए होंगे। तो अगर मैं कोर का, मुझसे क्या पूछा है, कोर का मीन थिकनेस बताओ, कोर का मीन थिकनेस बताओ। तो कोर के लिए अगर मैं मीन थिकनेस निकालने जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? सर 100 टाइम्स, 100 टाइम्स सिलिकॉन का थिकनेस प्लस 200 टाइम्स इंसुलेशन का थिकनेस, है ना? तो 100 टाइम्स सिलिकॉन का थिकनेस कितना दिया हुआ है भैया? 0.2 mm। एंड इंसुलेशन का थिकनेस कितना दिया हुआ है? इंसुलेशन का थिकनेस 0.1 mm, ना? तो दोनों को मल्टीपल करके देखो कितने हो गए। तो दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। सो 20 प्लस 20 40। यूनिट क्या था इसका? mm ही है ना, दोनों जगह पे। यस। सो 40 mm इज द मीन थिकनेस। मीन थिकनेस की वैल्यू 40 mm है। सो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 40 mm है, यहाँ पे 40 mm। अब दिए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं वेरिएंस की मैं बात करूं तो वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस हमें ऐसे ऐसे 100 और ऐसे ऐसे 200 इंसुलेशन का, ये सिलिकॉन वाले हैं और ये इंसुलेशन वाले, इन दोनों के एडिशन का निकालना है कि इन दोनों के एडिशन का। आपको याद है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। ऐसा कुछ पढ़ा था। यस। लेकिन सर क्या ये दोनों थिकनेस, सिलिकॉन का थिकनेस या वेरिएंस, क्या इंसुलेशन के थिकनेस या वेरिएंस पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये दोनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट रह गए तो ये वाली वैल्यू तो सर जीरो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मुझे वेरिएंस एक्स प्लस वाई का निकालना, लेकिन ऐसे ऐसे कितने थिकनेस है? ऐसे ऐसे कितने थिकनेस है? सर 100 इंसुलेशन सिलिकॉन के लिए, एंड ये वाले कितने? सर 200, 200, है ना? तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो बाहर क्या निकल कर आएगा? क्या मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि 100 का स्क्वायर आएगा और 200 का स्क्वायर आएगा, ऐसा बोलूं? या सिर्फ 100 आएंगे? या सिर्फ 100 आएंगे? स्क्वायर बाहर आएगा। देखो ध्यान में रखना, कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं। देखो एक्स, वो ऐसा बोलेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस अप टू प्लस एक्स इज इक्वल टू, वो ऐसा बोलेंगे कि सबको लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर लो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसे ऐड करते जाओ। लेकिन सर ये फार्मूला तब लगता है ना जब दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं, दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर सेम वेरिएबल है ना, तो सेम वेरिएबल है तो ये क्या बन गया? सर वेरिएंस ऑफ एन एक्स बन गया। और वेरिएंस ऑफ एन एक्स क्या हो जाएगा? सर एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएंगे, एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा, ऐसा बनेगा ना। तो कुछ लोग इस तरीके से सॉल्व कराते हुए दिखेंगे, तो उस चीज को ध्यान में रखना, जब डिफरेंट रहता है तब हम उस तरीके से बाहर ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर 100 है तो मैं 100 का स्क्वायर कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 200 का स्क्वायर कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिएंस ऑफ वाई। सो 100 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, जो सिलिकॉन है उनका वेरिएंस कितना है? 0.02। सो 100 के स्क्वायर में 0.02 से मल्टीपल कीजिए,
एंड 200 का स्क्वायर में इसमें वेरिएंस ऑफ y दैट इज इंसोलेशन 0.01 से मल्टीपल करने के बाद ऐड करके मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है 100 स्क्वायर टाइम्स 0.02 200 स्क्वायर टाइम्स 0.01। 600 आ रहा है ऐसा, 600 आ रहा है ऐसा। चलो इस तरीके से ठीक है, 600 आ रहा है। एक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। मैं हर एक तरीके से आपको रिलेट करने की कोशिश करूंगा। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था या प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया होगा मैंने। प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू प्लस xn डिवाइडेड बाई n। इसका नाम मैंने s लिया था। मैंने बोला था कि इस s की मीन वैल्यू कितनी होगी, इस s की मीन वैल्यू कितनी होगी, इस s की स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी। तो जो x के मीन वैल्यू होते थे वही मीन वैल्यू यहाँ पे, इन सबके मीन वैल्यू अगर म्यू 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 होता था तो इसके मीन वैल्यू भी म्यू निकल कर आते, म्यू निकल कर आते थे। सर इसकी मीन वैल्यू म्यू निकल कर आई है लेकिन डिवाइडेड बाई एन है तो एन टाइम्स म्यू। हमने यही टर्म्स यूज किया है यहाँ पे। हम लोगों ने जो अभी एवरेज फाइंड आउट किया था 100 वाले को मल्टीपल किया था ना 0.02 से, फिर मैंने 200 टाइम्स को मल्टीपल किया था ना 0.01 से, सेम चीजें दिख रही है यहाँ पे। इस फॉर्मूले से अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो आपको याद होगा कि अगर इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 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 ऐसे हैं तो इन सब के सम डिवाइडेड बाय एन जो एस बन रहा है, उस एस के लिए जो हमारे पास, उस एस के लिए ये तो म्यू होगा लेकिन एन टाइम्स अगर मैं एस करूंगा तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ एन टाइम्स एस जो है उसकी मीन वैल्यू कितनी होगी, एन टाइम्स म्यू। उसी तरीके से एन टाइम, पहले तो स्टैंडर्ड डिवीजन बता दो इस पूरे का एस का। तो एस का स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने सिग्मा अपॉन रूट एन बताया था, रूट एन बताया था। अगर मैं एन टाइम्स सिग्मा एस पूछूं तो एन टाइम्स सिग्मा एस क्या आ जाएगा, एन टाइम्स सिग्मा एस क्या हो जाएगा, इसको एन से मल्टीपल करो तो एन से मल्टीपल करो, सो रूट एन सिग्मा आ रहा है। क्या वैलिड लग रहा है आपको यहाँ? तो सर ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना वो हम किसके लिए दे रहे थे, हम लोग एवरेज के लिए दे रहे थे। क्या क्वेश्चंस में कहीं पर ऐसी बात किया था, कहीं पे एवरेज की बात किया कि उसके एवरेज का वेरिएंस निकालो? उसने बोला मीन थिकनेस निकालो और वेरिएंस निकालो, उसके एवरेज की कहीं पे बात नहीं किया। तो कुछ जगह पे आपको पीपल इसके थ्रू भी समझाते हुए दिखेंगे कि ऐसे है इसलिए आंसर ये होना चाहिए, सब कुछ समझाने की कोशिश कर देंगे वो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना जो बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ चलो, ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं, किनका माइक अनम्यूट हुआ है भाई? चलो इस क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। व्हाट इज द मीडियन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, खुद से सॉल्व करो। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्यों पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन पता नहीं। मीडियन पूछे हैं सर, अरेंज कर लेते हैं। 1 3 4 5 6 8 9, हाफ डेटा, मिडिल में 1 वैल्यू, मीडियन इज 5, मीडियन वैल्यू इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें थोड़ा सा लग रहा है कुछ करना होगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। एक एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स ऑब्टेन, 100 स्टूडेंट के मार्क्स दिया गया है। 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 20 स्टूडेंट है, 30 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 20 स्टूडेंट है,
35 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 40 स्टूडेंट एंड 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 20 स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप ये मुझे बताएंगे कि ये ग्रुप्ड का है या अनग्रुप्ड का है? ये ग्रुप डेटा का है या अनग्रुप डेटा का है? ग्रुप का है मेरे भाई, ग्रुप का है। ग्रुप कब होता है? जब हमें ऐसा बोला जाए 0 to 25, 25 to 50, ऐसा रहेगा तब आप बोलोगे ग्रुप है ना। इंटरवल दिया हुआ रहेगा ना तब ग्रुप होगा। दिस इज अनग्रुप। लेकिन ये अनग्रुप में भी कैसा है सर? अनग्रुप में फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। अनग्रुप में कैसा है? फ्रीक्वेंसी बेस्ड है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, अगर मीन निकालना है तब तो मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन में क्या करना है? सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो भैया इन दोनों नंबर को मल्टीपल करो, ऐड करते जाओ। ऐड करने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर लो। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, इनको ऐड करोगे 100 आएगा। तो इन सबको मल्टीपल करके ऐड करते जाओ, मीन वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले मीन वैल्यू बताइए कितनी है? मैंने बोला ना जितना पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछा ही है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये सब पूछता ही नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो? देखो जब पीआई में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, तो सिविल और मैकेनिकल में क्यों नहीं पूछ सकता? जब पूछ लेगा उसके बाद चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे क्या क्या कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। सो मीन वैल्यू इज 33। सो मीन वैल्यू 33 दो जगह पे आ रहा है। अब आप चाहो तो मॉड निकाल लो या फिर चाहो तो मीन निकाल लो। देखो मीडियन निकालोगे तो सर मीडियन तो दोनों जगह पे सेम है। हमारा क्या कोशिश रहना चाहिए कि सर मॉड निकाल लें। हमारा क्या कोशिश रहना चाहिए कि मॉड निकाल लें। तो मॉड क्या होता है सर? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मॉड देगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रही है, वो किसकी फ्रीक्वेंसी है सर? 35 की। सो मॉड इज 35। मॉड इज 35। मीडियन कैसे निकालेंगे सर? मीडियन निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ पर एक सीएफ वाला टेबल बना लेंगे। 20, 40, 80, 100। टोटल 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये हो गया n। n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2, सर वो आ गया 50। 50 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ। तो ये अपना मीडियन ग्रुप हो गया है ना। ये मीडियन ग्रुप भी हो गया और उस मीडियन ग्रुप में वैल्यू कितनी दिख रही है? 35। सो मीडियन कितनी है? 35। हम वो जो एल वाला फार्मूला यूज करते थे वो किसके लिए होता था? एल वाला फार्मूला सर ग्रुप डेटा के लिए होता था। वो एल वाला जो फार्मूला होता था वो किसके लिए होता था? ग्रुप डेटा के लिए होता था, है ना। यहाँ पे तो ग्रुप है ही नहीं, तो लोअर क्लास बाउंड्री ये सब हम कहाँ से यूज करेंगे? कोई मतलब नहीं। हम तो यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास हाफ पे आए सर, हाफ का ये मीडियन ग्रुप बन गया और ये मीडियन ग्रुप का नंबर कितना है? 35। 35 इज आंसर। सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40। 40 के सामने क्या नंबर लिखा है? 35। आंसर मॉड 35। तो वो जब ग्रुप रहेगा तो थोड़ा फार्मूले का यूज में आएगा, यहाँ पर तो कोई फार्मूले की यूज भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। डेली सेल्स फिगर फॉर अ वीक आर शोन इन द बार चार्ट। बार चार्ट में डेली सेल्स बताया गया है। पूछा क्या है भाई? मीन वैल्यू बताओ डेली सेल्स का। पहली चीज मीन वैल्यू पूछा है। दूसरी चीज स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ ऑफ द सैंपल मीन। वर्ड आ गया सैंपल। चलो सबसे पहले इसका एवरेज फाइंड आउट करके बताओ कितना है। मीन वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। मीन निकल कर आ रहा है 3571। मनोज क्या आ रहा है? मीन वैल्यू 3571। इन सब वैल्यूज को ऐड कर लो ना। जितने भी वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं इन सबको ऐड कर लो। ऐड करके कितने से डिवाइड करेंगे सर? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड करें। सबको ऐड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। 3571 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। सर यहाँ पे दोनों ऑप्शन में सिर्फ 1878 ये डिफरेंस लग रहा है, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन सैंपल वाला यूज करना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल बना के सॉल्व करेंगे।
x लिखेंगे, dx लिखेंगे, dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला यूज करके देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n-1, इससे मैच करेंगे, आंसर क्या है चेक कीजिए पहले। वन 1718, ओके 1718 इज द स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है आ गया। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग 5 रीडिंग फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट से 5 रीडिंग दिया हुआ है आपका यहाँ पे, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रीडिंग इज, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा रीडिंग का, मीन 15, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है मेरे भाई। अब यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड डिवीजन में फाइंड आउट करूं, कुछ बोला ही नहीं है उसने, कौन सा स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट, सैंपल फाइंड आउट करना है या पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, क्यों भैया क्यों पॉपुलेशन, क्यों पॉपुलेशन, रीजन बताओ पॉपुलेशन। जब मैं पॉपुलेशन की मैं बात किया था तो हम हमेशा बोलते थे पॉपुलेशन इज इंटायर डेटा, इंटायर डेटा, और इस इंटायर डेटा में से मैं थोड़ा सा पार्ट कंसीडर कर लूं, थोड़ा सा पार्ट कंसीडर कर लूं तो ये क्या बन जाएगा सर, दिस विल बी दिस सैंपल, दिस विल बी दिस सैंपल। कंसीडर द फॉलोइंग 5 रीडिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के सिर्फ और सिर्फ हम 5 रीडिंग को ही कंसीडर कर रहे हैं, सैंपल है, उस सैंपल के अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करके आंसर बताइए। थ्री 3.162, चलो देख लो बाकी लोग भी कंपेयर करके देख लो सेम आ रहा है या नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी 2016 का, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 5 वनडे मैचेस आर दिस वन, 55, 75, 67, 88, 15, स्टैंडर्ड डिवीजन इज, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर यही होना चाहिए कि सर ये 5 मैच ही तो, वो जो बैट्समैन है वो 5 मैच ही थोड़ी खेल रहा होगा, वो तो मैच बहुत सारा खेला होगा लेकिन उसमें से ये 5 को कंसीडर किया है, मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ यहाँ पर। जब तक ये लिखते नहीं है ना कि पॉपुलेशन का फाइंड आउट करो या फिर सैंपल का फाइंड आउट करो, तब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा, ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। फिर भी मैं जस्ट एक एडवाइस दे दूंगा कि इसका आंसर की अवेलेबल होगा अभी भी, है ना, ओरिजिनल गेट की वेबसाइट पे चेक कर लेना एक बार, सैंपल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं तो ये मानूंगा कि जो बैट्समैन है वो सिर्फ 5 मैच तो नहीं खेला होगा, वो तो और भी मैच खेले होंगे, उनमें से सिर्फ मैं 5 वनडे मैच को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं तो सैंपल की तरफ चला जाऊंगा, मैं तो सैंपल की तरफ चला जाऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n-1, इसके ऊपर आप स्पॉट स्पीड ऑब्जर्व इन द रोड जंक्शंस आर दिस वन, मीडियन स्पीड, ये तो फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिविल इंजीनियरिंग 2016, ये तो क्लास में कराया आई थिंक, सिविल इंजीनियरिंग 2016 ये तो क्लास में कराया होगा मैंने, ये पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे पहले से शायद, स्पॉट स्पीड वाले क्वेश्चन करा रखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ लो, मीन मीडियन मॉड सभी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, डेटा है फाइंड आउट कर लो। सर इतने बेवकूफ लोग, इतने बेवकूफ लोग, देखो ना डेटा अरेंज करके दिया है, और डेटा अरेंज करके दिया है तो सबसे पहले तो मैं ऐसा कर लूं कि मोड भी फाइंड आउट कर लूं कि किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है सर 3,
and 3, 3 and 3, कंफ्यूजन कर दिया आप तो। 3 and 3 है या 3 and 2 है भाई? ये तो 2 ही है ना, यहाँ पे तो 22 है, 3 यहाँ पे है। 15 इज द मॉड, 15 इज द मॉड, मॉड सर 15 है। मीडियन कितना आएगा चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 14। सर मीडियन 14 है, ये चला गया, मीडियन 14 है। अब अपना टास्क यहीं पे फिनिश हो गया, मीन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉड 15 है ना, मॉड 15 है, यस। देख लो ना, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कर रहा है 15 जो है ना वो 3 टाइम है, और जो यहाँ पर है ना 25 25 वो 2 टाइम है, 13 भी 2 टाइम है ना, 10 भी 2 टाइम है, सबसे ज्यादा टाइम क्या है 15 है। सो मॉड क्या होगा 15 में। जल्दी से फिनिश करें इसको, बहुत क्वेश्चंस हो गए अपने। The grain size in micrometer measured at 5 location in an alloy sample। देखो ऐसे मेंशन रहते हैं ना, तो अपने को तुरंत लग जाता है कि हाँ सर सैंपल के लिए फाइंड आउट करना है ना। ऐसे नहीं मेंशन रहता है तो फिर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रहता है मैं कौन सा यूज करूं। क्या क्या पूछा है सर? मीन पूछा है, मीडियन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या फाइंड आउट कर लूं सर? मीडियन आसानी से मिल जाएगा, मीडियन फाइंड आउट कर लो, डेटा को सॉर्ट कर लो। 13 14 15 16 18, मीडियन क्या है? मीडियन क्या है सर? मीडियन 15 है। तो मीडियन तो सर सब जगह पे दिख रहे हैं मुझे, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन, एक ऑप्शन तो गया अपने पास। दूसरा मीन वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर लो, मीन वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर लो, मीन वैल्यू कितनी आ रहे हैं। मीन इज 15.2, सर मीन 15.2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो अब सर स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 16 माइनस 15.2 0.8, 15.2 minus 14 minus 1.2, 18 minus 15.2, 2.8 minus 0.2 and 13 minus 15.2। स्टैंडर्ड डिवीजन 1.9 आ रहा है। ओके मनोज बोल रहे हैं सर स्टैंडर्ड डिवीजन 1.9 आ रहा है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, marks obtained by a set of students are this one। एक सेट ऑफ स्टूडेंट है, उसका मार्क्स ये दिया हुआ है। मीन पूछा है, मीडियन पूछा है। सबसे आसान होता है मीडियन कैलकुलेट करना, क्योंकि मीन में तो सर ऐड करके टाइम कंज्यूम होगा। सो सबसे पहले मैं मीडियन फाइंड आउट करूँ, क्योंकि सर सारे ऑप्शन में मीडियन अलग अलग है, सारे ऑप्शन में मीडियन अलग अलग है, मुझे मीडियन फाइंड आउट करके आंसर भी मिल जाएगा। दिए हुए डेटा को मैं अरेंज करूंगा, 38 45 48 38 45 48, then 60, then 70 75 and 84, 70 75 and 84 अरेंज कर लीजिए। 3 इधर 3 इधर, मीडियन बन गया 60। सर मीडियन 60 है, ये आंसर आ गया, क्योंकि दूसरी कोई वैल्यूज तो मीडियन की मैच नहीं कर रही। मीन भी फाइंड आउट करेंगे, चेक कर लेंगे 60 आ रहा है या नहीं, हो जाएगा अपना। 17 इसका, अच्छा सैंपल। अब देखो मैकेनिकल 2017 का क्वेश्चन, केमिकल 2017 का क्वेश्चन रिसेंटली है। मुझसे पूछा गया है कि सैंपल ऑफ 15 डेटा इज एज पर द मॉड ऑफ द डेटा। मैंने आपको बोला था कि जब मॉड पूछा है तो सर हम मैच कर लेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम। सर एक बार भी नहीं आया ये। 13 कितनी बार है सर? 13 1 टाइम है। 17 कितनी बार है? 1 2 3 4, ये 4 टाइम है। 20 कितनी टाइम है सर? 21 टाइम। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 दिख रही है, यही मॉड होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, unbiased sample variance, unbiased sample variance for the set of number। सैंपल की बात कर दिया उसने,
So sample variance is equal to sigma dx square upon n minus 1. So इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करके आप, ओके मनोज, आप लगता है पहले से सॉल्व करके पीडीएफ रखे हो तभी इतना फास्ट आंसर दे पा रहे हो। बाकी लोग को भी सॉल्व कर लेने दो, देख लो कहीं पे कोई नहीं सर कैलकुलेटर से। तो कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहा है भाई? साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्जाम्स में। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्जाम्स में। नॉर्मल कैलकुलेटर से कर रहे हो तब तो ठीक है, गेट वाला कैलकुलेटर से कर रहे हो तब तो ठीक है, गेट कैलकुलेटर से चलो ठीक है तब तो। मीन दिया हुआ है 5, वेरिएंस दिए हुए है 25, पूछा है परसेंटेज ऑफ कोफिशिएंट, द परसेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। परसेंट, एक तो पहले परसेंट बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोला है, दोनों को ध्यान में To रखेंगे। set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Win. चलो इसके ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। बताइए क्या आएगा आंसर, क्या बोलोगे इसका? परसेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किससे डिनोट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू। सर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस 25 तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5, मीन वैल्यू कितनी? सर मीन वैल्यू भी 5 दिया हुआ, तो ये आ गया 1। अब उसका परसेंटेज पूछा है, 1 का मतलब कितना परसेंट? सर 1 मतलब 100%, ना 1 मतलब 100%, आंसर इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें सैंपल वर्ड यूज किया है। अभी रिसेंटली जितने क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें सब में वर्ड मेंशन कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे, कोई क्लेम ही ना करे। माइनिंग इंजीनियरिंग 2018 का क्वेश्चन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कर लोगे। अब तो मैं थक गया हूँ ये सब क्वेश्चन करा करा के। मैं मीडियन पूछा है ये सब, क्या मैं अब एक ही क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन से सेम टू से क्या कराते रहो एक ही क्वेश्चन, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया कि किन चीजों पे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, किन चीजों पे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। हाउएवर स्टैटिस्टिक्स में दोबारा पलट के भी देखने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया, लास्ट टाइम पे फार्मूले की तरह देख लेना बस, हो गया वो काफी। वरना मैं तो ये बोलता हूँ टेस्ट सीरीज देते रहो, हर एक दो टेस्ट के बाद एक दो क्वेश्चन टॉपिक से मिलते रहेंगे, आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं पहले उसको फिनिश करते हैं। या रिग्रेशन एनालिसिस, दो टॉपिक बचे हुए थे उन दोनों को फिनिश करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, है ना, स्टैटिस्टिकल मॉडल बोल लीजिए या मेथड बोल लीजिए, टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। सिंपली क्या है ना कि एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई। आप जब टेबल में वैल्यूज देखते हो तो आप ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे, यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ रहता है। ऑब्जर्व किए हो ऐसा? x1 x2 जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज होती है ना। तो ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो y है, तो ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, और वो रिलेशन फाइंड आउट करना ही रिग्रेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट कहलाता है, रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। तो इन दोनों में से अगर ऐसा फंक्शंस लिखा हुआ है तो इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट कौन सा है बताओ पहले, डिपेंडेंट कौन सा है? विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई? y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो जो हम मॉडल बनाने वाले हैं, वो मॉडल जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? y का। किसके ऊपर?
x के ऊपर जो इनपुट डाला जा रहा है वो किस में डाला जा रहा है, y। तो रिग्रेशन मॉडल ऑफ y ऑन x हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे सिंपल भी पूछे जा सकते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू a ln x प्लस b, y इज इक्वल टू a e रेज टू bx। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल है? भैया ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछते हो? दे दोगे आंसर। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल है? सर सेकंड वाला। इनमें से कौन सा लॉगरिथमिक रिग्रेशन मॉडल है? लॉगरिथमिक रिग्रेशन मॉडल है। ये देख कर ही आंसर देंगे ना। तो ये सब क्वेश्चन वैसे हैं जो कोई नहीं छोड़ने वाला, वो बेवकूफ लोग ही होंगे जो छोड़कर आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब हम लोग में से जो हमारे सिलेबस में है वो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस bx। ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ y ऑन x है, y ऑन x है ना। जहां पे a और b जो आपको दिख रहे हैं डेटा रिग्रेशन कांस्टेंट, हम उनको बोला करेंगे दीज आर रिग्रेशन कांस्टेंट। अब इस रिग्रेशन कांस्टेंट का भी अपना एक अहमियत है। किसका क्या अहमियत है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचिए कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दिया हुआ है। एक रिग्रेशन मॉडल किसी स्कैटर प्लॉट पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ सर डेटा था, इन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लीनियर रिग्रेशन लाइन मुझे मिला, ये लीनियर रिग्रेशन लाइन। इस लाइन को देखकर आपको पता चल गया कि सर x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से मैंने कुछ डेटा ऑब्जर्व किया, कुछ ऐसे डेटा थे, मैंने रिग्रेशन मॉडल बनाया, ऐसा बना। इसमें मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि सर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। जब मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग आपसे r की वैल्यू पूछूं तो आप r की वैल्यू पॉजिटिव बोलोगे या निगेटिव बोलोगे? r की वैल्यू पॉजिटिव बोलोगे या निगेटिव बोलोगे? सर इसके लिए पॉजिटिव, और इसके लिए r की वैल्यू क्या बोलोगे, पॉजिटिव या निगेटिव? इसके लिए तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाया है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है? इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है? सर इस लाइन का स्लोप m पॉजिटिव है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव। इस लाइन का स्लोप m नेगेटिव है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो ये लाइन का स्लोप देखो, एक लाइन का इक्वेशन हम लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जो x के साथ यहाँ पर मल्टीपल में होता है वही तो स्लोप बताता है, वही तो स्लोप बताता है। इट मीन्स यहाँ पर जो b है, इस b की वैल्यू से मैं ये चीज बता सकता हूँ कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। कोरिलेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है वो मैं b की वैल्यू से बता सकता हूँ ना। यहाँ पे समझ में आया सबको? b का सिग्निफिकेंस समझ में आया? यस, तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कांस्टेंट b। वो जो रिग्रेशन कांस्टेंट b है उसका सिग्निफिकेंस क्या बन रहा है। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मैं बोलूंगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट r b ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी चीज, अगर b की वैल्यू लेस देन 0 हो तो मैं बोलूंगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी लेस देन 0 होगा। ये फर्स्ट एनालिसिस हमने किया है ना, सिग्निफिकेंस में ये हमने फर्स्ट एनालिसिस किया है। यहाँ दूसरी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको भी समझ लीजिए। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी है
तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करता हूं तो क्या वैल्यू मुझे मिलेगा, क्या वैल्यू मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स की, m मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपसे पूछ दूं कि रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के लिए अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सर b मिलेगा। इट मीन्स b मुझे क्या बता रहा है, b मुझे क्या बता रहा है, b मुझे क्या बता रहा है सर, पर यूनिट चेंज इन y with respect to per unit change in x। क्या मैं ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेशियो है पर यूनिट चेंज इन y अपॉन पर यूनिट चेंज इन x, पर यूनिट चेंज इन y अपॉन x। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ सर रिग्रेशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको कैलकुलेट कैसे करें। देखो a का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, ठीक है, a का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा रिग्रेशन मॉडल पे। सो अब b अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो b का फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका, रिग्रेशन कांस्टेंट ऑफ y ऑन x, जिसका है वो पहले, जिसके ऊपर है वो बाद में, बी वाई एक्स सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि बी एक्स वाई क्या बन जाएगा, क्या मैं ऐसा लिख दूं सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख दूं। यस, अगर देखो कि मैं इन दोनों ही क्वांटिटी को मल्टीपल कर दूं क्या बनेगा सर, बी एक्स वाई को मैंने बी वाई एक्स के साथ मल्टीपल कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई, इट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर आ गया है अपने पास, डिवाइडेड बाई सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये दोनों दोनों आ गए। इट मीन्स मैं उसको ऐसे स्क्वायर रूट लगा लगा कर इसका स्क्वायर बना दूं, दोनों में स्क्वायर रूट लगाकर ऐसा बना दें तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि मैं यहाँ से अगर 2 हटा दूं, यहाँ से भी 2 हटा दूं, तो दोनों जगह से मैंने स्क्वायर का टर्म्स हटाया है तो क्या मैं इस पूरे के ऊपर स्क्वायर ले लूं। ये जो अंदर टर्म्स दिख रहे हैं ये किसका फार्मूला है, अंदर जो टर्म्स दिख रहे हैं आपको ये किसका फार्मूला है, क्या ये r है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r है। इट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू बी एक्स वाई टाइम्स बी वाई एक्स के इक्वल हो गई। ये रिलेशन बन गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कांस्टेंट में, दोनों में रिलेशन बन गया है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन में दोनों में रिलेशन बन गया। वो चीजें मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में इसलिए मैं इरेज कर दिया हूँ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, the mean of x and y always lies on the regression model। जो रिग्रेशन मॉडल हम लोग बनाएंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस रिग्रेशन मॉडल पे ही उस x का मीन और y का मीन भी लाइज करेगा। अगर कोई भी पॉइंट किसी की लाइन के ऊपर लाइज करता है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करता है। तो सर मैंने सेटिस्फाई करा दिया y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार, तो a की वैल्यू कितनी बन गई सर, a की वैल्यू बन गई y बार माइनस बी एक्स बार। हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है सर, हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a की वैल्यू पुट कर लो सर, a की वैल्यू y बार माइनस बी एक्स बार एंड यहाँ पे प्लस बी एक्स है, इसको इधर लेकर आओ,
y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार। याद कीजिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन मॉडल में ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देखो ए ओमिट हो चुका है। सिग्निफिकेंस किसका है रिग्रेशन मॉडल में? सर एक्स बार वाई बार का सिग्निफिकेंस है। और किसका सिग्निफिकेंस है? सर बी का सिग्निफिकेंस। ये तीन टर्म्स हमें रिग्रेशन मॉडल में अहमियत रखते हैं। इन तीन टर्म के अलावा हमारे लिए रिग्रेशन मॉडल में कुछ भी अहमियत नहीं रखता है। ध्यान में रहेगा। यस। नो। अब देखो, अब हम सेट ऑफ रिग्रेशन मॉडल की मैं बात करें। सेट ऑफ रिग्रेशन मॉडल मतलब सर एक रिग्रेशन मॉडल y ऑन x मैंने लिया और एक रिग्रेशन मॉडल मैंने x ऑन y लिया। डेटा सेम है, डेटा चेंज नहीं है, डेटा सेम है। x का डेटा दिया हुआ है, y का डेटा दिया हुआ है और इन्हीं दो डेटा के हिसाब से मैंने y ऑन x फाइंड आउट किया एंड x ऑन y फाइंड आउट किया। क्योंकि सर आपको पता है बी वाई एक्स का फॉर्मूला एंड बी एक्स वाई का फॉर्मूला दोनों अलग अलग है। जब इन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है तो y ऑन x एंड x एंड y का इक्वेशन अलग अलग आएगा। उन दोनों ही इक्वेशंस को मैं दिए हुए x एक्सिस एंड y एक्सिस पे ड्रॉ कर लूंगा। ड्रॉ करने के बाद उनका कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट x बार y बार हो। क्यों? क्योंकि सर ये वाली मीन वैल्यू इसके ऊपर भी लाइज करेगी। मैं x ऑन y बनाऊं या फिर मैं y ऑन x बनाऊं, मीन वैल्यू तो सर इसके ऊपर भी आएगा और मीन वैल्यू इसके ऊपर भी आएगा। जब कोई भी पॉइंट दोनों ही लाइन के बीच में, दोनों ही लाइन के ऊपर आ रही, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट उन दोनों के कॉमन पॉइंट होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने बोला कि मीन वैल्यू इसके ऊपर भी है, मीन वैल्यू इसके ऊपर भी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन वैल्यू होगा। ठीक है। सो मीन वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन मतलब EX एंड EY। तो सो EX एंड EY आर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ रिग्रेशन मॉडल। जो रिग्रेशन मॉडल होंगे उनके यूनिक सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें, वो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ X एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ Y मिलेगा। So write down a question here. A set of regression model is given as 2x plus 3y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5. Find EX and EY. मुझे EX and EY फाइंड आउट करनी। सर दो लाइन दिया हुआ है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हमने 8th स्टैंडर्ड से सीखना स्टार्ट किया था। बहुत सारे अप्रोच थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, बहुत सारे अप्रोच थे। जिससे भी सॉल्व करना है सॉल्व करके मुझे बताओ कि इन दोनों का सॉल्यूशन कितना निकल कर आएगा। इन दोनों का सॉल्यूशन कितना निकल कर आएगा वो बताओ। क्रेमर रूल देखो आया ना, एक और आया, क्रेमर रूल भी आया। बहुत सारे हम इतने सारे मेथड पढ़ा दिए 11th 12th ये सब तक में जाते जाते। सर इसको 3 से मल्टीपल कर लो, इसको 2 से मल्टीपल कर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 minus 4, 9 minus 4 is 5, so 5y, 15 minus 10 that is 5, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 पुट कर लो सर, x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट मींस x बार 1 आया और y बार भी 1 आ गया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं एग्जाम में। पता ही नहीं है क्या पूछा है, क्या कर लोगे एग्जाम में। नाउ इसमें इस क्वेश्चंस में यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस रख रखा है, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना लीजिए।
लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना लीजिए दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग, दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग। तो सर एक कॉलम x का है और एक कॉलम y का है। ओके, x के कॉलम में 2, 3, 7 है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि इससे मैं एक कॉन्सेप्ट जनरेट करूंगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये सिर्फ एग्जांपल नहीं है। सो 2, 3, 7, 3, 6, 9, 3, 6, 9। सबसे पहले मैं सर बी वाई एक्स, क्योंकि मैं रिग्रेशन मॉडल ऑफ वाई ऑन एक्स बनाना चाहता हूं। क्या पूछा है यहाँ पर? रिग्रेशन मॉडल ऑफ वाई ऑन एक्स इज, तो मैं बी वाई एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। सर मुझे डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही। 7 + 3 10 + 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4। वाई बार की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। 9 + 6 15 + 3 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 6। dx की वैल्यू कितनी होगी? 2 - 4 -2 3 - 4 -1 7 - 4 3। dy की वैल्यू कितनी होगी? 3 - 6 -3 6 - 6 0 9 - 6 3। तो मैं dx dy की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। मल्टीपल कीजिए 6 0 9। सिग्मा dx dy कितना हो गया भैया? सिग्मा dx dy की वैल्यू हो गई 15। सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 + 1 5 + 9 14। तो हमारे पास बी वाई एक्स आ गया। बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सर बी वाई एक्स की वैल्यू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 15/14 आ गई। तो ये वैल्यू जो निकल कर आया वो रिग्रेशन मॉडल में बी बनेगा। कौन से रिग्रेशन मॉडल? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स माइनस एक्स बार। वाई बार 6 है, बी की वैल्यू 15/14 है एंड x माइनस एक्स बार की वैल्यू 4 है। यहां तक सबका आ रहा है सेम? यहां तक सबका सेम आ रहा है? यस, सबका सेम आ रहा। जरा इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करके चेक करो कि क्या y की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू 2 पुट करके देखो कि क्या y की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 3 आ रही है क्या? नहीं। तो जब मैं आपको मॉडल पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी मैंने ये चीज आपको बताया था कि पॉइंट्स तो सर बहुत सारे हैं, वहां से लाइन गुजर गया, जरूरी थोड़ी है कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाइज करता हो। जरूरी थोड़ी है कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाइज करता हो, कोई जरूरी नहीं। इट मीन्स, तो हम रिग्रेशन मॉडल पढ़ क्यों रहे हैं? हम रिग्रेशन मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं? हम किसी डिफरेंट वैल्यू की प्रिडिक्शन करने के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यूज है 2.8, 2.8 पे y की वैल्यू का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। दिस डेटा इज यूज्ड टू, दिस मॉडल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू, है ना। प्रिडिक्शन करने के लिए यूज होगा। ध्यान में रहेगा? ध्यान में रहेगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड टू एस्टिमेट, है ना। एस्टिमेट करने के लिए यूज होगा। किसके लिए? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। दिए हुए वैल्यू ऑफ x के लिए हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। We will not make any comment on causal relationship between x and y. What it means causal relationship? Causal relationship का मतलब क्या? जो वैल्यूज दी हुई है रेंज में,
उसके बाहर या अंदर में जो डेटा रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा अपने को स्टडी करना है। चलो मैं थोड़ा आज एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये तो चलो ठीक है। कॉजल का मतलब हुआ कि फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है या नहीं। हमारे पास एक मॉडल बनकर आया ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। पहले भैया आप मुझे फ्यूचर वैल्यू ही नहीं पता है कि आगे की वैल्यूज क्या आने वाली है, आगे की वैल्यूज ही नहीं पता है तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर दूं कि वो डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, वो रिलेशनशिप उसके लिए वैलिड है या नहीं। पहले मुझे डेटा बताओगे, मैं उसको इंक्लूड करूंगा, फिर से नया रिग्रेशन मॉडल बनाऊंगा, तब तो मैं बोल सकता हूँ ना कि डिपेंड करेगा या नहीं। ऐसे कैसे मैं डायरेक्टली बोल दूं कि डिपेंड कर रहा है या नहीं। अब उसी चीज को मैं थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, इंटरपोलेशन, जो सिविल इंजीनियरिंग में है। मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है x1, x2, x3 अप टू xn। ये सारे डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ये डेटा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। और यहाँ पर y की वैल्यूज है y1, y2, y3 अप टू yn। इन दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग, इन दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग हमने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। ओके, अब मैंने एक x की वैल्यू सिलेक्ट की है, x इज इक्वल टू एक्स आर, x इज इक्वल टू एक्स आर। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि ये x इक्वल टू एक्स आर वैल्यू पे ये रिग्रेशन मॉडल जो है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। मतलब अप्रोक्सीमेशन, एक तो एस्टिमेशन के लिए हम लोग बोल रहे हैं ना, एस्टिमेट करता है, तो ये एस्टिमेशन मुझे करेक्ट देगा या नहीं देगा। दिस रिग्रेशन मॉडल विल गिव द करेक्ट एस्टिमेशन फॉर दिस वैल्यू और नॉट। तो हम बोलेंगे पहले ये वैल्यू मुझे बताओ कि कहाँ है। इफ x1 is less than equal to xr is less than equal to xn। अब आप मुझे समझ में आ रहा होगा आपको कि जो xr मैंने कंसीडर किया है, क्या वो दिए हुए डेटा के इन बिटवीन कहीं पे है। यस, तो ऐसे वाले केस में हम लोग बोलेंगे कि देयर इज इंटरपोलेशन, देन देयर इज इंटरपोलेशन, okay, then there is interpolation, hence y is equal to a plus bx can be used to estimate y for x is equal to xr, है ना। x अगर ये इन बिटवीन है तो उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, और इंटरपोलेशन है तो हम लोग बोलेंगे कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है वो एस्टिमेट करने में यूज में आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इफ xr is less than x1 और xr is greater than xn, अब आप मुझे बताइए कि क्या वो इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्या उसी इंटरवल में है। देन देयर इज, सर इंटरवल में नहीं है। अगर इंटरवल में नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। जब भी एक्स्ट्रापोलेशन की बात रहेगी ना, एक्स्ट्रापोलेशन की बात रहेगी ना, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि जो मॉडल है ना वो हमारा करेक्ट एस्टिमेशन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हेंस y is equal to a plus bx cannot be used to estimate, cannot be used to estimate y for x is equal to xr। देखो, कैन नॉट बी यूज्ड मैंने लिखा है, लेकिन अगर आपको पूछ दिया निकालने के लिए तो आप निकाल ही लेना, और वो वैल्यू जो होगा वो एक्चुअल में सफिशिएंट एस्टिमेशन नहीं होगा, करेक्ट एस्टिमेशन, सफिशिएंट नहीं, करेक्ट एस्टिमेशन नहीं होगा, हम ऐसा बोलेंगे। इसलिए हमने बोला कि ये मॉडल जो होगा कैन नॉट बी यूज टू एस्टिमेट बोल रहे हैं, हमें एस्टिमेट करने में यूज नहीं करना चाहिए उसको ना। ये रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर वहां पे दिखाया था, आर स्क्वायर की वैल्यू कोरिलेशन रिग्रेशन कांस्टेंट ऑफ एक्स ऑन वाई
रिग्रेशन कांस्टेंट ऑफ y ऑन x आर स्क्वायर दे रहा है। आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है सर, आर की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में होती है, तो जब स्क्वायर करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। अगर इस फार्मूले के थ्रू आर स्क्वायर आप कैलकुलेट कर रहे हो और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा आ जाए, देन क्या करना है, देन आर स्क्वायर की वैल्यू को उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेना है। ये जो वैल्यू आ गया उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेना है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू तो कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, वो तो 0 से 1 के बीच में होगी। तो जब भी अगर ये 1 से बड़ा आ गया तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और हम बोलेंगे कि वही रेसिप्रोकल वैल्यू आर स्क्वायर की। सर आर स्क्वायर की वैल्यू लेट से 0.8 आया है, तो आर की वैल्यू एक पॉजिटिव में मिलेगा, दूसरी वैल्यू निगेटिव में मिलेगा। अब दोनों में से एक ही आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट नहीं है, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। इसका पता कैसे करेंगे? इसका पता करने के लिए हम लोग रिग्रेशन कांस्टेंट का हेल्प लेते हैं। अगर दोनों ही रिग्रेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों ही रिग्रेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि ये क्या बता रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव होना, स्लोप पॉजिटिव होना, दोनों ही स्लोप पॉजिटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो रिग्रेशन कोरिलेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। हमने पहले पढ़ा था, अगर रिग्रेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरीके से अगर रिग्रेशन कांस्टेंट नेगेटिव रहा तो कोरिलेशन कैसा हो गया सर, कोरिलेशन नेगेटिव हो जाएगा, है ना, कोरिलेशन नेगेटिव। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके इसको फिनिश कर देते हैं, ताकि अपने ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है एक्चुअली। चलो, गिवन रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है किसका सर, एक्स एंड वाई के वेरिएबल के बीच में दो रिग्रेशन मॉडल दिए हुए हैं। एक रिग्रेशन मॉडल ये है और एक रिग्रेशन मॉडल ये है। आप मुझे बताओ, किसी भी रिग्रेशन मॉडल से देखकर आपको ये चीज पता चल रहा है कि कौन एक्स का वाई के ऊपर है और कौन सा वाई एक्स के ऊपर है? ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या? इस दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इससे कुछ पता चल रहा है क्या कि एक्स का वाई के ऊपर या वाई का एक्स के ऊपर? नहीं सर, अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो मैं बोल देता रिग्रेशन मॉडल ऑफ y ऑन x। अगर ऐसा होता ना x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो भी मैं बोल देता है रिग्रेशन मॉडल ऑफ x ऑन y। लेकिन सर ये ऐसे तरीके से लिखा है ना कि मैं कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं ले सकता, इसलिए अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक मॉडल को मैं y ऑन x बनाऊंगा और एक मॉडल को x ऑन y बनाऊंगा। सो इससे मैं y निकालता हूँ पहले। इससे जब आप y निकालोगे तो ये बनेगा 1/3 5 minus 2x. It means this is 5/3 minus 2/3x. करेक्ट? चेक कर लो सब कोई। इससे मैं x का मॉडल बना रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू 1/4 9 minus 3y. It means 9/4 minus 3/4y. आ रहे सबका? सर ये b1 और ये b2, ये हो गया b1 और ये हो गए b2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू सर b1 टाइम्स b2 लिख लेते हैं। तो -2/3 को अगर मैं -3/4 से मल्टीपल कर लूं तो 1/2 आ जाएगा। अब r की वैल्यू मैं -1/√2 ले लूं या +1/√2 ले लूं, कौन सी वैल्यू ले लूं? सर दोनों b1 b2 क्या है, निगेटिव है। दोनों ही निगेटिव है तो मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट r क्या लूंगा सर, निगेटिव लूंगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट r क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा, है ना। b1 लेस देन 0, b2 लेस देन 0, सो r भी लेस देन 0 होना चाहिए।
समझ में आया सबको? इसी क्वेश्चंस में रुककर थोड़ा ये भी समझ लो कि अगर मैं सर इसको x वाला सिस्टम लेता, इसको x वाला सिस्टम लेता तो क्या लिखता? सर x इज इक्वल टू 1/2 5 माइनस 3y, इट मीन्स 5/2 माइनस 3/2y। तो सर इसको मुझे y वाला सिस्टम लेना पड़ता, इसको y वाला सिस्टम लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1/3 9 माइनस 4x, इट मीन्स 9/3 माइनस 4/3 x ऐसा बनता। ये रहा b1 और ये रहा b2। इससे अगर मैं b1 b2 को मल्टीपल करता तो इससे b1 b2 की मल्टीप्लीकेशन कितनी निकल कर आती? सर इससे b1 b2 की मल्टीप्लीकेशन 2 निकल कर आती। सर b1 b2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैं r स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख लूंगा? 1/b1 b2 लिख लूंगा। तो देखो r स्क्वायर की वैल्यू 1 मैंने 2 लिख लिया, देख लो यहाँ पे भी 1/2 आ रही थी, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। तो बाई मिस्टेक आप कुछ भी लिख दो, जैसे ही ग्रेटर देन 1 आ गया आपको पता होना चाहिए कि r स्क्वायर की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर लेना है, सेम आंसर देगा। तो रेसिप्रोकल कर लिया हमारा सेम है, और इससे हम लोग बोल देंगे कि सर r की वैल्यू -1/√2 है। क्यों? देख लो यहाँ पर दोनों क्या है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव होगा। क्लियर हुआ सबको? लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ओके, लेटर मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर के थ्रू हम लोग एक रिग्रेशन मॉडल की तरह ही एक लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास n सेट ऑफ डेटा दिया हुआ रहेगा, उसको मुझे एक लाइन पे फिट करना है। बहुत सारे डेटा दिए हुए थे, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक लाइन बनाना है। अब अप्रोच क्या कहता है, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर क्या कहता है, कैलकुलेशन काफी लेंदी है लेकिन मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैं फाइनल एग्जाम में सॉल्व कर सकता हूँ। अननेसेसरी 2 पेज वाले कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उन चीजों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। हमें गेट के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू a प्लस bx दिया हुआ है, मैंने इसके ऊपर सिग्मा का सिंबल लगा लिया, सम का सिंबल लगा लिया। सो सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी एक्स। कितने सैंपल है सर? n सैंपल है। क्या a कोई कांस्टेंट नंबर है? यस। इस कांस्टेंट नंबर को कितनी बार ऐड करेंगे? सर n टाइम्स ऐड करेंगे। तो n टाइम्स जब इसको ऐड करोगे तो n a लिख लें। इन bx में b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ऐड वेरिएबल का हो रहा है, इट मींस b को बाहर लिख लो, सिग्मा x आ गया। तो सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप हैरान हो गए होंगे सर इक्वेशन 1 कहाँ गया जो आप इक्वेशन 2 लिख रहे हो? देखो इक्वेशन 1 बाद में आएगा। अब मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन में सबसे पहले मैंने x से मल्टीपल कर लिया। अगर इस इक्वेशन में मैं x से मल्टीपल करूं तो मुझे मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर समेशन लगा लो, समेशन लगाएंगे तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर बनेगा। दिस विल बी द इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स सिग्मा एक्स प्लस बी टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? सर इसमें तो बहुत सारे टर्म्स है, x y ये सब। देखो n वैल्यूज टू बी फिटेड, मतलब मुझे x का कॉलम दिया हुआ है, y का कॉलम दिया हुआ है। जब x एंड y का कॉलम दिया हुआ है तो मैं x इंटू वाई का कॉलम भी बना सकता हूँ। x इंटू वाई का कॉलम बन गया, उन सबको ऐड कर लिया, सिग्मा एक्स वाई यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैंने सिग्मा एक्स उठाया, ये भी पुट कर लिया, जो भी x दिए हुए हैं उन सबका स्क्वायर किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। उसी तरीके से सारे वैल्यूज पुट करके दिस विल बी द इक्वेशन इन a एंड b, ये a एंड b में इक्वेशन बनेगा। और इन a एंड b के इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे a एंड b की वैल्यू मिलेगी।
जो ए एंड बी की वैल्यू मिलेगी वो इसमें मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा। पुट कर लेने से हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया, समझ में आ गया सबको? देखो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, बहुत सारे सैंपल्स मैंने लिए। एक्चुअल में देखो कितने ज्यादा सैंपल्स होते हैं, है ना? उससे लाइन पास कर रही है, बहुत सारे हैं। अब देखो एक्चुअल में लिस्ट स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम कुछ एरर कैलकुलेट कर रहे थे। ये लाइन किसका है सर? ये लाइन है रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो कि हम लिस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट किए हैं। वो लाइन मुझे मिल गया। अगर मुझे किसी पॉइंट, लेट से इस पॉइंट का नाम है x1 y1, तो इस पॉइंट के लिए मुझे एरर पूछा होगा, तो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में x की जगह x1 फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे। x की जगह x1 पुट करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा y का, a प्लस बी एक्स में। ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला है वो किसका मिला है? y1 का मिला है। तो जब हम एरर लिखेंगे तो एरर क्या बोलेंगे? सर ये एक्चुअल वैल्यू है y की और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है y की, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? सर एरर मिलेगा। लिस्ट स्क्वायर मेथड में ऐसे जितने भी एरर होते हैं उन सबका समेशन करने पे वो सारा समेशन 0 निकल कर आता है। क्या ध्यान में रखना है? लिस्ट स्क्वायर मेथड में सम ऑफ द एरर जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने बना रखा है, दिस इज रिग्रेशन मॉडल। किसी पॉइंट के लिए मुझे एरर कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर फॉर अ वैल्यू xi। दिए हुए इक्वेशन में मैं x की जगह xi पुट करूंगा, x की जगह xi पुट करूंगा तो yi मुझे मिलेगा। ये हो गया रिग्रेशन मॉडल वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू कहाँ से? ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट कैसा है? xi कॉमा yi। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ से वैल्यू ये आई। इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया सर? इन दोनों का डिफरेंस रैंडम एरर दिया। और ऐसे जितने भी रैंडम एरर हैं उन सभी रैंडम एरर का समेशन कितना आएगा? उन सबका समेशन 0 आने वाला है। उन सबका समेशन 0 आने वाला है। ध्यान में रहेगा सबको? चलो एक क्वेश्चन है 2008 का 2 मार्क के लिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली मुझे इसको सॉल्व करना है। पहले कौन सा मॉडल बनाना है सर? a प्लस बी एक्स। और इस मॉडल को बनाने के लिए कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। सर इन्हीं वैल्यूज को तो हमें कैलकुलेट करना था टेबल से। ये तो वैल्यू दे दिया, काम तो आसान कर दिया मेरा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई दिया है क्या? 46 इज इक्वल टू ए टाइम्स सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स इज 6, तो ये बन गया 6a प्लस b टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 14, सो 14b। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन था सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी टाइम्स सिग्मा एक्स। कितने सैंपल्स हैं भाई? कुछ बताया क्वेश्चन में? कितने सैंपल्स हैं? वैल्यू ऑफ ए एंड बी पूछा है, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर यूज करने। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 3 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज है ना। तो n की वैल्यू 3 है। सिग्मा y, क्वेश्चन में सिग्मा y की वैल्यू 21 है। सो 21 इज इक्वल टू 3a प्लस सिग्मा x। सिग्मा x की वैल्यू 6 है, 6b। ये हो गए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके आप मुझे बताओगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके आप मुझे बताओगे कि कितनी वैल्यू आएगी a की और कितनी वैल्यू आएगी b की। सर मैं 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 2 से मल्टीपल करोगे तो 21 टाइम 2 इज 42, 46 माइनस 42 दैट इज 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 कैंसिल आउट,
14 माइनस 12 इज 2b, तो b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू 2, सर b की वैल्यू 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, b की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 6 2 12, 21 माइनस 12, 21 में मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितने आ जाएंगे सर 9, 9 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितने आ जाएंगे 3, तो a की वैल्यू 3, a इज इक्वल टू 3 आ रहा है, b की वैल्यू 2 निकल कर आ रही है, ये अपना 2 मार्क का आंसर आ रहा है। समझ में आ गया सबको? जहां कहीं भी देखोगे ना आपको यही एक क्वेश्चन मिलेगा हर जगह पे। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको जो मैंने पीडीएफ में भेज रखा है, या पहले आप ट्राई करोगे, कल डिस्कस कर लो, क्या करूं? अभी करके खत्म करना है या कल करोगे आप उसको, खुद से ट्राई करके खत्म करोगे? बोलिए, पहले खुद से ट्राई करना है इन क्वेश्चन को, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ ली भाई हमने, क्वेश्चंस पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं या मैं पहले फिनिश कर दूं आज ही? खुद से करोगे? खुद से करने हैं? करेंगे, ठीक है, एक बार ट्राई करने हैं, ठीक है, पहले ट्राई कर लो। अच्छी चीज है कि आप खुद से ट्राई करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ थ्योरी पढ़ी है तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स फिनिश हो चुका है अपना, आप पूरे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा दैट वन इज न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन में पहला होगा बाइसेक्शन मेथड, दूसरा होगा न्यूटन रैप्सन मेथड, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, नेक्स्ट वन विल बी सेकंड मेथड, नेक्स्ट वन विल बी रेगुला-फाल्सी मेथड। ये खत्म होंगे तो हम लोग पहुंचेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स मेथड, देन हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूलर्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, फिर फॉरवर्ड यूलर, बैकवर्ड यूलर, मॉडिफाइड यूलर, उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे इसमें रंगी-कुटा मेथड, RK 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8। इतना पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल मेथड में एक बच जाएगा इंटरपोलेशन, है ना, इंटरपोलेशन, जो इंटरपोलेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे फिर। सो न्यूमेरिकल मेथड खत्म होगा, उसके बाद हम लोग लैप्लास ले लेंगे, फोरियर ले लेंगे, लैप्लास फोरियर में काफी शॉर्ट ट्रिक बनता है, सो फोरियर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सो फोरियर पे शॉर्ट ट्रिक लर्न करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल अब हम लोग सेम टाइम पे, चलो बाय बाय। बीटा फंक्शन गामा फंक्शन करना है क्या? बीटा फंक्शन गामा फंक्शन करा दूंगा भाई, क्यों रो रहे हैं? गामा फंक्शन बीटा फंक्शन लास्ट में बोलते जाना, जो मन में आएगा ना आप बोलते जाना, सर ये टॉपिक करा दूंगा, वो भी करा दूंगा, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय।